भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात सच्ची शांति पाने के लिए श्रद्धा, समर्पण और आत्म संयम अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, सुंदर वेला में सुप्रभातम कार्यक्रम के साथ मैं लता वशिष्ठ आपके समक्ष उपस्थित कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, संस्कृत, स्वास्थ्य, आयुर्वेद और योग की। जब हम सुप्रभातम की बात करते हैं तो एक नए दिन और नए समय के साथ अपने जीवन की शुरुआत करने की सोचते हैं। अपनी दिनचर्या में समय के महत्व के साथ कार्य योजना बनाते हैं। ये अनुशासन कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। भारतीय संस्कृति में पंचांग के अनुसार दिन की शुरुआत या शुभ कार्य के आरंभ की परंपरा रही है। तो चलिए परंपरा के अनुसार नए दिन की शुरुआत करते हैं और आज का पंचांग जानते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। किसी कार्य की सफलता उसके पीछे की भावना पर निर्भर करती है। कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। शास्त्रों में सुंदर एवं गे सुभाषितों के माध्यम से विधि निषेध को सरलता से समझाया गया है। किसी कार्य के संपादन में बाधा किन किन कारणों, प्रवृत्तियों के कारण से होती है, यही बता रहा है आज का सुभाषित। लोभो मदः प्रीतिः क्रोधो भीतिश्च साहसम् प्रवृत्तिच्छिद्र हेतूनि कार्ये सप्तबुधा जगुः। ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, अयोग्य व्यक्ति से मित्रता, क्रोध, भय और दुस्साहस, ये 7 प्रवृत्तियां इस संसार में किसी भी कार्य के संपादन में बाधा और हानि पहुंचाती हैं, ऐसा बुद्धिमान जनों का कहना है। Wise say one who is afflicted with these 7 traits, envy, greed, arrogance, friendship with the undeserved, anger, fear and overconfidence can never produce good results. कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय पुरातात्विक विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पिपरहवा नामक स्थल पर गौतम बुद्ध के अवशेष पाए गए थे। कालांतर में ये अवशेष भारत से बाहर ले जाए गए, जो कई वर्षों बाद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रयास से पुनः भारत वापस ले आए गए। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस अमूल्य सांस्कृतिक और दार्शनिक तत्वों का संरक्षण निस्संदेह हमारी विविधता में एकता का संदेश देती है। तो आइए देखते हैं पिपरहवा अवशेष पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन विभिन्न प्रकार के दार्शनिक तत्वों की व्याख्या में अग्रगण्य हैं। दर्शन शास्त्रों की यह परंपरा सृष्टि, आत्मा और जीवन के उद्देश्य जैसे गहन विषयों पर विचार करती है। दर्शन शास्त्र की इसी परंपरा के अग्रगण्य प्रवर्तकों में से एक हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने बौद्ध धर्म के अमूल्य सिद्धांतों की स्थापना की। दुखों की निवृत्ति के लिए कहे गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसे बुद्ध के सिद्धांतों की ख्याति ने न केवल भारतवर्ष में बल्कि कई देशों में अपना स्थान बनाया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और शुरुआती अनुयायियों द्वारा सम्मानित किया गया। बाद में सम्राट अशोक ने इन अवशेषों को इकट्ठा कर लगभग 84,000 स्तूपों के रूप में स्थापित किया और उन्हें दुनिया भर में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाया।
जिससे ये अवशेष कई देशों में महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में भी स्थापित हुए। 1898 में अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता W.C. पेपे द्वारा पिपरवाहा में खुदाई की गई और जिसने भारतीय इतिहास में एक नवीन अध्याय खोजा। यहाँ एक प्राचीन स्तूप के भीतर एक पत्थर का पात्र मिला है जिसमें कुछ अस्थियां रखी हैं। उस पात्र पर ब्राह्मी लिपि में अंकित है इदम भगवतो साक्यान सुकिति सलीलम, अर्थात यह भगवान के साक्य गण के रिश्ते द्वारा रखे गए पवित्र अवशेष हैं। यह खोज इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिपरवाहा वह स्थल है जहां भगवान बुद्ध के वास्तविक शारीरिक अवशेष स्थापित किए गए। मूल रूप से मई 2025 में हांगकांग में नीलामी के लिए रखे गए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के पिपरहवा के बुद्ध के पवित्र अवशेषों को संस्कृति मंत्रालय के निर्णायक हस्तक्षेप के माध्यम से सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया, जो भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अंग्रेजों के समय में हुई खुदाई में वो अवशेष वापस मिले जिन पर लिखा गया था ये भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। भारत से निकल करके उस समय इंग्लैंड में चला गया। शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो लौट करके भारत में आएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि भारत की विरासत का सम्मान करते हुए हमें विकसित होना है, उस दृष्टि के अनुरूप काम करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज हांगकांग में सॉथबीज में जहाँ ऑक्शन हो रहा था उस ऑक्शन को रुकवा करके हम इन पवित्र अवशेषों को, इस अमूल्य धरोहर को, इस अमूल्य निधि को भारत वापस लाने में कामयाब हुए हैं। अवशेषों के प्रत्यावर्तन का यह पहल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यापक पहल के अनुरूप है, जो दुनिया भर से भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को पुनः प्राप्त करने और उन्हें भारत वापस लाने के लिए है। पिपरहवा अवशेषों की वापसी शांति, करुणा और बुद्ध के शाश्वत मूल्यों के वैश्विक संरक्षक के रूप में भारत की स्थिति को और सशक्त बनाती है। बौद्ध अवशेष सिर्फ पत्थर, धातु या कलाकृति नहीं, ये करुणा, अहिंसा, मैत्री और समभाव जैसे बौद्ध मूल्यों के सजीव प्रतीक हैं। ये अवशेष भारत से विदेश गए, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, नेपाल, वियतनाम, तब उन्होंने सीमाओं से परे यह संदेश दिया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इन अवशेषों ने श्रद्धा जगाई, शांति का संदेश फैलाया और भारत के सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच का सम्मान दिलाया। जहाँ जहाँ ये अवशेष पहुँचे वहाँ बौद्ध धर्म के आदर्श, करुणा, प्रज्ञा और अहिंसा ने लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। आज भी विदेशों में स्थापित ये अवशेष हमें याद दिलाते हैं कि शांति कोई शब्द नहीं बल्कि एक जीवन मूल्य है जिसको बुद्ध ने जिया। जब तक करुणा और प्रेम जीवित है तब तक मानवता सुरक्षित है। यही बुद्ध का प्रमुख संदेश है। विकास भी विरासत भी, इस मूल मंत्र की भावना को मूर्त रूप देने वाले इस पहल का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति भारत की गहरी श्रद्धा और अपनी आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पर बल देना है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा में महात्मा बुद्ध की शिक्षा पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। आज विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जा रहा है। स्ट्रोक के प्रति व्यक्ति को जागरूक करना ही इस स्ट्रोक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। स्ट्रोक एक ऐसी गंभीर अवस्था है जिसके विषय में जानना और लक्षणों को पहचानना आवश्यक है। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि वो कौन से कारक हैं जो स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं। स्ट्रोक से बचाव कैसे संभव हो सकता है, इसके लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं, जानते हैं किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। स्ट्रोक एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें व्यक्ति को तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। इस्कीमिक स्ट्रोक वह है जिसमें हमारे मस्तिष्क की जो खून की नली है वह किसी वजह से बंद हो जाती है, और हेमरेजिक स्ट्रोक वह है जिसमें ये खून की नली एकदम से फट जाती है। ये जानना बहुत आवश्यक है कि स्ट्रोक से जो भी लक्षण होते हैं वो एकदम से आते हैं। इसके बारे में एक एब्रिविएशन बनाई गई है जिसको कहते हैं बी फास्ट। बी का मतलब है बैलेंस, मतलब रोगी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ई का मतलब है आई प्रॉब्लम, मतलब दिखाई देने में दिक्कत होगी। एफ का मतलब है फेशियल ड्रूपिंग, मतलब कि उसका चेहरा टेढ़ा हो जाएगा। ए का मतलब है आर्म वीकनेस, मतलब कि उनके बाजू में कमजोरी आ जाएगी। एस का मतलब है स्पीच डिस्टर्बेंस, मतलब कि बोलने के ढंग में लड़खड़ाहट आ जाएगी। और टी का मतलब है टाइम टू एक्ट, मतलब कि यदि इसमें से कोई भी लक्षण है रोगी को तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। स्ट्रोक एक ऐसी अवस्था है जिसमें मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्तवाहिका में अवरोध के कारण रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या फिर रक्त वाहिका के फटने से रक्त का रिसाव होने लगता है और ये रक्त वाहिका से बाहर निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। ये स्थिति ब्रेन हैमरेज कहलाती है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस हिस्से को रक्त नहीं मिल पाता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और वो भाग काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर उसके शरीर का कोई एक भाग कार्य करने में अक्षम हो जाता है। ऐसा मस्तिष्क के उस भाग के मृत्यु होने के कारण होता है जो प्रभावित हुए हिस्से को संचालित करता है। इसके कारण व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है या उसकी बोलने की क्षमता भी जा सकती है। विश्व में जो सबसे ज्यादा स्ट्रोक होते हैं वह इस्कीमिक स्ट्रोक है और उसका उपचार उपलब्ध है, जिसमें कि एक इंजेक्शन दिया जाता है। शुरू के 4.5 घंटे में यदि रोगी आ जाए तो जो खून बंद हो गया है उसको फिर से चलाया जा सकता है। तो इसी विषय में एक कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का कि यदि रोगी पहले 1 घंटे में आ जाए तो उसकी स्वस्थ होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा है। लगभग 24 घंटे तक भी कुछ प्रावधान है कि हम कुछ सर्जरी करके भी जो क्लॉट फंस गया है उसको निकाला जा सकता है। टाइम इज ब्रेन, जितना जल्दी उपचार करेंगे उतना जल्दी लाभ होगा। और यदि स्ट्रोक हो गया है तो उसके बाद जो डॉक्टर आपको दवाई देता है उसको आप नियमित रूप से लेते रहेंगे। जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो ब्रेन अटैक के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, धूम्रपान करना, अनियंत्रित जीवन शैली, शराब का सेवन, बढ़ती उम्र और आनुवंशिक कारक, इन सभी से स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। हम अपने हेल्थ के बारे में अवेयर रहें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, हार्ट का चेकअप कराएं, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराएं। अगर नींद में खर्राटे ले रहे हैं उसका इलाज लें, वजन घटाएं, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग इज़ अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। शराब न लें, शराब इज़ अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। सही तेल का सेवन करें और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम चलते फिरते रहें। हमको रोज़ करीब 7,000 से 10,000 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा ऑयल होता है जिससे भी लकवा होता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है कि हम लें। एक बार लकवा हो जाए, दवाई स्टार्ट हो जाए, दवाई रोकनी नहीं है। स्ट्रोक होने पर तुरंत इलाज मिलना आवश्यक है और इलाज में फिजियोथेरेपी की विशेष भूमिका होती है।
यदि स्ट्रोक की पहचान समय रहते हो जाए तो व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। इसलिए ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होने पर तुरंत क्या किया जाए। स्ट्रोक के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इससे बचाव के उपाय करना आवश्यक है। जरूरी है कि स्ट्रोक के खतरे को पहचाने, जानकारी लें कि कौन से कारक इसकी संभावना को बढ़ाते हैं और ब्रेन अटैक के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए जिससे स्ट्रोक से बचाव हो और आप स्वस्थ रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किसी भी बीमारी का लक्षण पता चलते ही उसका उपचार कराना समय रहते व्यक्ति उससे स्वस्थ रह सकता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और योग की बात करते हैं। हमारे ग्रंथों में व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का उल्लेख है, चाहे वो अध्यात्म हो या आचार, स्वास्थ्य हो अथवा सुविचार। स्वस्थ विचार से ही स्वस्थ आचार बनता है। स्वस्थ आचार से ही व्यक्ति का समग्र विकास होता है। अपने मन, आचार और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऋषियों ने योग का ज्ञान दिया। योग के माध्यम से प्रतिदिन आसन प्राणायाम करने का नियम महत्वपूर्ण बताया गया। तो चलिए आज के योग आसन के विषय में जानने के लिए और उसका अभ्यास करने के लिए चलते हैं योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा के पास। स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो, और शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो उसके लिए जरूरी है कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह परफेक्टली हो। जितना अधिक ऑक्सीजन हम शरीर में लेंगे उतना अधिक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा। पर होता क्या है, हम अक्सर ऐसे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं, और अब तो जब से मोबाइल फोन का प्रयोग करने लगे अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है। उसको अबाधित रूप में लेने के लिए सबसे पहले चेस्ट का एक्सपेंशन करें। यानी पहला काम, योग का सबसे पहला नियम होता है अपनी मेरुदंड यानी अपनी रीढ़, पिलर है इस ह्यूमन बॉडी का, आपका जो स्पाइन है उसी पर शरीर टिका हुआ है। तो अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, चाहे बैठे हुए हैं चाहे खड़े हुए हैं। चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें। दिन में जब भी समय लगे इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर लें। फिर ब्लड के सर्कुलेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अक्सर नीचे की तरफ रहता है। हालांकि हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं तो रक्त का संचार शरीर में होने लगता है, लेकिन फिर भी अभी जीवन तो प्राकृतिक आप नहीं जी रहे हैं ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल तरह की जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो हमको पॉपुलर क्रिया करनी है विच इज घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया में रात्रि में सोने से पहले आप इसे करें, ये बहुत लाभकारी क्रिया है और आपके हर रोग का निवारण इसमें छुपा और प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और अपने हाथों में लेकर के सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से घर्षण करते रहिए। तब तक यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और अगर आप यहाँ अच्छे से घर्षण करेंगे, यहाँ पर से आप महसूस करते हैं क्योंकि सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो जब आप घर्षण क्रिया का अभ्यास करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होने लगता है। इस तरह से रब कीजिए। कम से कम 10 बार रब करने के बाद फिर एक एक उंगली को ऐसे दबा करके हल्का हल्का प्रेस करते रहिए। इस तरह से 3-3 बार हर उंगली को दोनों हाथ की हम कर लेते हैं। ये कर लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में हम पीछे से भी अपनी हथेलियों को घर्षण करते हैं। ऐसा कर लीजिए। अब ये सिर्फ हाथों पर ही नहीं करना, इसी तरह से थोड़ा सा तेल लेकर के अपना पैर लेंगे और पैर पर भी घर्षण करेंगे और एक एक उंगली को उसी तरह से खींच देंगे। ये बहुत सरल सा काम अगर आप अपनी हथेलियों पर और अपने तलवों पर रात्रि में घर्षण करके सोते हैं, आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन परफेक्टली होता है। दूसरा काम करना है भारत योग की करतल गति। बहुत सरल है, ताली तो आप सब बजाते हैं ना, बस अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशी के लिए ताली बजाइए और अपने आप को बताइए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास ये सांस है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आज के नया दिन देखा, ये जीवन है, ये शरीर है। तो दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियां खोल के और करतल करते जाएं। कम से कम 40 से 45 बार हमको करतल गति करनी चाहिए, करतल करना चाहिए और फिर हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए। ये बहुत सरल से आसान से काम आप प्रतिदिन करें। घर्षण क्रिया रामबाण है आपकी हर समस्या का। हमने बहुत सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम्स भी घर्षण क्रिया के माध्यम से सॉर्ट आउट करी हैं प्रभु की कृपा से। आप भी घर्षण क्रिया करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। और माइल्ड वॉकिंग जरूर अपने रूटीन में ऐड कीजिए, प्राणायाम जरूर कीजिए।
तो योग प्रभाग में यौगिक क्रियाओं को सीखने के बाद, यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के बाद अब बात करेंगे संस्कृत भाषा सीखने की, संस्कृत भाषा के अभ्यास की। और इसके लिए संस्कृत पाठशाला में आज सीखेंगे यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख वाक्यों के बारे में। चलिए गवीश द्विवेदी के पास चलते हैं। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसीत्। अत्र एव स्थापितम आसीत्। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है, तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो, तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो, तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशं रेलयानम एतत्। कीदृशं रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है, तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम। एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। अंक के साथ हमारा कार्यक्रम अभी अंतिम चरण पर पहुंच गया है, जिसमें प्रारंभ में हमने बात की थी श्रद्धा की।
श्रद्धा का अर्थ है संदेह के बिना किसी भी कार्य के लिए प्रवृत्त होना, और इस कार्य को प्रवृत्त करने के लिए ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धावान और आत्मविश्वासी होते हैं उनके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। अपने अंदर की शक्ति आत्मविश्वास से ही जागृत की जा सकती है। तो अपने निर्धारित कार्य को श्रद्धा, समर्पण और आत्मविश्वास से पूरा कीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।